गूगल करने से अगर आपका क्वेश्चन कोई सही ना भी हो, अप टू द मार्क ना भी हो क्वेश्चन आपका, तो इसके बावजूद ऐसे आंसर आ जाते हैं कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, रोशनी, सही जवाब या सही सवाल की तरफ रहनुमाई हो जाती है। आपको पता चल जाता है ओहो मेरा तो सवाल ही ठीक नहीं। यू मीन दिस, या आपको लगता है कि मैंने बोंगी मारी है, ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है तो मैं क्वेश्चन सही उल्ट करूं कोई। समहाउ अनएक्सपेक्टेड आंसर, जिन बातों के बारे में मेरा ख्याल होता है कि इस पे गूगल खामोश रहेगा, कुछ नहीं बताएगा, तो गूगल जो है वो बताता है और तसल्ली कराता है, और ऐसे तसल्ली कराता है कि आप हैरान रह जाते हैं कि इस लफ्ज़ का मतलब मैंने पूछ लिया है तो इसको कैसे पता था कि मैं पूछूंगा और इसके बाद इतना लंबा जवाब है। हत्ता कि अगर आप कोई उर्दू का शेर गलत लिख दें, उर्दू का मुहावरा गलत लिख दें, तो वो आपको सही शेर लिख के दे देंगे और फिर बताएंगे कि ये किसका शेर है, और फिर बताएंगे कि इस शेर को किस किस मौके पे किस किस बंदे ने किस किस तहरीर में लिखा। फिर वो बता देते कि इस लफ्ज़ का मतलब तो ये है, लेकिन स्लैंग में इसका मतलब ये है, मतलब इसका कुछ और है, लेकिन ये इस मकसद के लिए भी होगा। एक लफ्ज़ मैंने आज ही कहीं मैं पढ़ रहा था, लफ्ज़ था कॉबलर। कॉबलर जो मोची, मैंने कहा यहाँ मोची सेट नहीं हो रहा, यहाँ जो तहरीर मैं पढ़ रहा हूँ इस तहरीर में मोची की क्या ज़रूरत है। ठीक, वो लफ्ज़ यूँ था, मंजर ये था कि कोई बंदा जो है वो अपने बेडरूम में जाता है और वहाँ उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है, तो आगे की बात में वो कहता है कि उन्होंने सोचा कि आई विल बी ए कॉबलर। तो मैंने कहा इसमें कॉबलर वाली क्या बात है। तो मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो उन्होंने लिखा कि ये स्लैंग के तौर पर कुटने को भी कहते हैं, मार कुट करने वाले को, क्योंकि जूते मारने को नहीं, मोची जो होता है वो कील ठोकता है या कुछ करता है, वो उस उन्होंने स्लैंग में वो बोला। लेकिन वो बंदा कहना ये चाह रहा था कि इन्होंने सोचा कि आई विल बी ए कॉबलर, जबकि मैंने बड़े आराम से बात की और उस लड़के को कहा कि तुम यहाँ से निकलो और बच्ची को कहा कि तुम रुक जाओ, क्योंकि वो कुछ अरसे से टफ़ लव मीटिंग्स में जा रहा था और टफ़ लव मीटिंग्स में उसने सीखा था कि बेइज्जती नहीं करनी या गाली गलोच नहीं करनी, उससे कोई मसला हल नहीं होता, और कुछ अरसे से। और ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। मैंने चंद दिन पहले आपसे बात की थी कि अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना में कोई फैमिली पाकिस्तानी है जिनकी बच्ची का कोई किसी से ताल्लुक़ हो गया लड़के से, तो वो उसके साथ चली गई। वो बाइपोलर है, बीमार है बेचारी, और कोई उसका नजायज़ फ़ायदा उठा रहा था, और वालिदैन ये कर रहे थे कि वो जितने पैसे मांग रहे थे उसको भेज रहे थे, गाड़ी भी उसके पास थी, उसने कहा नया सेल फ़ोन भी दो, उन्होंने वो भी भेज दिया, और पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। पुलिस कह रही थी कि 18 साल से लड़की की उम्र ज़्यादा है तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते, और जो इर्द गिर्द के लोग भी थे उनको मिसगाइड कर रहे थे। तो किसी ने उनको मेरा बताया और उन्होंने मोहसन साहब से रब्ता करके तो मुझसे बातचीत की, तो मैंने उनको बताया कि पहली बात तो ये है कि आप पुलिस को सही बात बता नहीं रहे, और आप 3 बातें हैं जो छुपा रहे हैं। लड़की का जो पहला मैसेज आया था अपने वालिदैन के नाम, जब वो घर से चली गई है, तो पहला मैसेज आया था कि आई एम रेप्ड, और उसने वो मैसेज माँ ने डिलीट कर दिया था क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि कोई और बंदा हो जिसको पता चले। आउट ऑफ शेम उसने वो डिलीट कर दिया था। दूसरी बात ये थी कि लड़की एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में 4 दिन रह चुकी थी और उसकी माँ ने दाखिल कराया था, और 4 दिन के बाद वालिद ने जाके छुट्टी कराई थी चंद साल पहले, और वालिद ने ये कह के छुट्टी कराई थी कि मेरी बीवी को अंग्रेज़ी नहीं आती इसलिए वो आपको सही तरह इसका मसला समझा नहीं सकी, तो ये जो बातें इस बच्ची के बारे में बता के दाखिल उसने कराया है तो वो सही नहीं है, इसको छुट्टी करो। तो उसका रिकॉर्ड उस
साइकेट्रिक फैसिलिटी में मौजूद था। तीसरी चीज़ थी कि वो 12 साल की उम्र से रिस्ट स्लैशिंग कर रही थी। तो मैंने कहा कि आप ये बातें 3 जाके पुलिस को बताएं, और मैसेज जो आपने डिलीट किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एफिडेविट पे लिख दें कि ये मैसेज आया था, मैंने शेम से डिलीट कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, आप वहाँ की जो टेलीफोन कंपनी है उनसे कॉल रिकॉर्ड ले लें, या जिसमें मैसेजेस लिखे हुए सामने आ जाते हैं वो ले लें। क्योंकि वो बहुत परेशान थे, उनके घर में तूफ़ान मचा हुआ था, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो रही थी कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है और तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। तो मैंने उनको बोला अच्छा, एक तो ये चीज़ कर लें कि आप किसी सियाने बंदे के साथ पुलिस के पास जाएं और पुलिस से जाके तो ये तीनों बातें कहें। तो उन्होंने बोला कि हमारे मुंह से ये 3 बातें नहीं निकल सकती। मैंने कहा आप पुलिस में तो चली जाएं, और जब आपका पुलिस अफसर मुकर्रर हो जाए कि फ़लाँ आपका पुलिस अफसर है तो उसका नंबर मुझे दे दें तो मैं उसको बता देता हूँ। कहते ये चलें, ये ठीक है कि आप उसको ये बता दें। मैंने कहा कि पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, मैंने कहा मैं आपको टफ लव ग्रुप ढूंढ के देता हूँ नॉर्थ कैरोलिना में, और वो टफ लव ग्रुप आपकी मदद करेगा। वो उन वालदैन का ग्रुप है जिनके बच्चे ऐसी हरकतें करते रहते हैं या करते रहे हैं। और उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि क्या नॉर्थ कैरोलिना में वो टफ लव ग्रुप में ढूंढ पाऊँगा कि नहीं ढूंढ पाऊँगा, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है और किसी जगह कोई ग्रुप नहीं भी होता। लेकिन मैं उनको कह बैठा, और उसके बाद अल्लाह ने लाज रखी, मैं गूगल पे जाके मैंने लिखा कि टफ लव ग्रुप नॉर्थ कैरोलिना, तो विद इन ए सेकेंड जवाब आ गया। और जो उसके अंदर करता धरता थे उस ग्रुप के, उसमें एक खातून थी, कुछ और लोग थे, और वो नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी मीटिंग्स होती थी। और उनको उनका पता दिया, वो जाके उनको मिले और पुलिस अफसर के पास गए। फिर पुलिस अफसर से मैंने बात की, और फौरी तौर पर लड़की को वो उस लड़के की कस्टडी से ले के साइकेट्रिक फैसिलिटी में उन्होंने वापस वहाँ दाखिल कराया। और टफ लव ग्रुप वाले जो हैं इतने एक्टिव हो गए कि उन्होंने बतौर ख़ास पाकिस्तान मुझे फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने एक अमेरिकन को, जो ओरिजिनली पाकिस्तानी है, उसकी लाइफ सेव करने में आपने मदद की, और हम आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते रहेंगे और बताते रहेंगे कि उस लड़की के वालिदैन की हमने यानी क्या मदद की है। एक बंदा जो है अगर अपने आप को पेश कर दे कि जी मैं ओपन हूँ, तो उस पर कोई शक नहीं करता। अगर कोई बंदा अपने आप को क्लोज रखता है और अपनी कार्रवाइयों को खुफिया रखता है तो फिर शक तो होगा। खुफिया रखने मतलब कि जिथे जाना है दस के नहीं जाना, जिथों आना है तो वापस आके नहीं दसना कि मैं कित्थों आया। अगर एक बंदा बताता ही नहीं है तो फिर शक तो होगा। हमेशा स्ट्रेच करते हैं, स्टेक होल्डर को ये बात बुरी लगती है कि जब आपने 10 बजे कहा है तो इसका मतलब पेशेंट के जहन में होता है 11 बजे पहले ही, और 10:15 पे फ़ोन आएगा कि जी मैं थोड़ा लेट आवांगा, मैं आधे घंटे तक आ जाएंगे। उस आधे घंटे का मतलब है 90 मिनट। और ये बातें जो हैं इंतज़ार करने वाले को तकलीफ़ देती हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि तरक्की करके नीचे आना जो है ना एंटाइटलमेंट है। जब चंद दिन बंदा अच्छे गुजारे तो उसको लगता है कि अब मेरा हक बनता है कि मैं चंद दिन बुरे गुजारूं। ये इंसान की फितरत में है। 4 दिन बंदा सीधी राह पे चले, 4 दिन डाइटिंग सही कर ले, 4 दिन अपना इखलाक सही रखे, और फिर बंदा कहता है हुन मेरा हक बनता है कि मैं कोई गड़बड़ करा। मुझे बताएं बनता है हक? जी, ये नॉर्मल इंसान की ये खराबी है कि वो एंटाइटलमेंट में चला जाता है कि अब मेरा ये हक बनता है। जो लोग भी ओवरवेट होते हैं आप उन्हें पूछिए कि आप नाश्ता करते हैं, कहेंगे कोई नहीं। वो नाश्ता नहीं करते, फिर वो दोपहर का खाना भी नहीं खाते, और शाम को उनको लगता है कि अब उनका हक बनता है, और फिर वो 4 पराठे और 3 नान और इस तरह की चीज़ें। जब आपका पेशेंट बोलता है तो आपको बात तवज्जो से सुननी चाहिए।
और जब वो उसका ज़ेन सामने आएगा, आपके सामने भी आएगा, उसके सामने भी आएगा, और जब आप उसकी बात काट देते हैं तो उससे वो अनॉयड होता है और उसको लगता है कि आप उसकी बात को तवज्जो से नहीं सुनना पसंद करते, आप कट शॉर्ट करते हैं, आप कहते हैं कह जो दिया है, मैं प्यो हुआ कि तू प्यो है, ये इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आपका पेशेंट बात करता है तो आपको बहुत ही एहतराम से, बहुत ही तवज्जो से उसकी बात सुननी चाहिए और फिर नॉडिंग करनी चाहिए कि आप बात सुन रहे हैं, यानी आप गर्दन हिला के या किसी तरीके से उसको बताएं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। और जब वो बात कर चुके तो बीच में कुछ ज़िमनी क्वेश्चन 2-3 ज़रूर करें कि जो बात आप कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, या क्यों है, या कैसे है, या कब है। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आपका अपने पेशेंट से झगड़ा नहीं होगा, और जब आपका झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और आप उसकी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो याद रखिए कि वो भी अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनेगा। मैं आपकी बात की अभी बात नहीं कर रहा, वो अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनेगा, और जो ही पेशेंट अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुन लेगा ना, उसको बात समझ आ जाएगी। आप सारी बात सुन के कह सकते हैं कि मैंने आपकी बात तवज्जो से सुनी है पर मुझे अभी समझ नहीं लगी, या मैं इससे एग्री नहीं करता, तो फिर वो और बोलेगा तो आप उसकी बात सुन लें। आखिर में पेशेंट बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा और अपने आप को सुनता रहेगा, तो उसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि कहाँ गलती है। इमोशनली वल्नरेबल तो आप तब भी हो जाते हैं जब आप पेशेंट की बात नहीं सुनते और उसके बाद हाथापाई तक नौबत पहुंचती है, गाली गलौज तक नौबत पहुंचती है, तो वल्नरेबल तो आप फिर भी हो जाते हैं। लेकिन खामोशी से बात सुनने से कितना वल्नरेबल हो जाएंगे। जब आप खामोशी से बात सुनते हैं तो आप याद रखिए कि पेशेंट भी अपनी बात सुन रहा होता है, और पेशेंट जब अपनी बात सुन रहा होता है तो उसको अपनी बात के अंदर प्रॉब्लम नज़र आने लगता है कि कहाँ कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नुक्ता इरप्ट करता है कि यार मैं ये जो बात कर रहा हूँ कोई एडी ठीक भी नहीं है। और अगर आप रिबटल देंगे तो उससे फिर एस्केलेट कर जाता है मामला, वन थिंग लीड्स टू अनदर, और फिर हाथापाई और इस तरह की चीज़ें, और उसके बाद कई दिन तक खामोशी हो जाती है महाज़े जंग पे। और ये जो साइलेंस होता है ये किल करता है, साइलेंस किल करता है। ज़रा भी एनर्जी खर्च किए बगैर जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं तो आप मिनिमम एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं। इतनी कम एनर्जी शायद किसी और काम पे खर्च नहीं होती जब आप सुन रहे होते हैं और सिर्फ देख रहे होते हैं उसकी तरफ। और जब आप देख रहे हो तो आपके चेहरे से नफ़रत नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप कितना भी जस्टिफाइड हो अपनी नफ़रत में, इससे फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। आप जस्टिफाइड हो सकते हैं जब आपका खामद या भाई या बेटा तंग करता है, नशे में मसाइल पैदा करता है, आपको लगता है कि हमारा गुस्सा हक बजानब है, होगा हक बजानब। मैं कब कहता हूँ कि नहीं है हक बजानब, पर इट डज़न्ट वर्क। आपके लिए कोई इसमें से खैर की खबर नहीं निकलती। और अगर आप सिर्फ इन चीज़ों को बदल दें और उसको बोलने दें ज़रा, और आपका काम है सवाल करना, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किस तरह, तो मैं आपको बताऊं हमारे पेशेंट जो हैं सियाने बहुत होते हैं। ये उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, तो ये अपने मसले को भी समझ लेंगे अगर आप इन्हें अपना मसला समझने का मौका दें। ये अपने मसले को समझ लेते हैं। ये कतई तौर पर ऐसा नहीं है कि हमारे पेशेंट्स बात को ना समझे। ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जितनी जल्दी बात को पेशेंट समझते हैं, फैमिली मेंबर्स उतनी जल्दी बात को नहीं समझ पाते। तो आपको मौका देना चाहिए कि पेशेंट अपने हालात को समझ जाए, और ये मौका देते हुए आप अपने रिश्ते को पोल्यूट होने से बचा लें, रिश्ते को ख़राब होने से बचा लें। आपको हैरत होगी कि सिर्फ 2-4 काम करने से आपका फैमिली मेम्बर नशे की बीमारी से निकल सकता है बग़ैर किसी इलाज के।
और हमने ऐसे लोगों को देखा है, क्योंकि कई दफ़ा लोग मिल जाते हैं जो बताते हैं कि हमारा बेटा हेरोइन एडिक्शन में था, और मैं पूछता हूँ अच्छा फिर क्या हुआ, कहते हैं अब वो ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि कैसे, क्या हुआ, पहले आपने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा। तो मुझे नज़र आता है उनमें 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं फैमिलीज़ में, जिन्होंने बग़ैर किसी बैरूनी मदद के, बग़ैर किसी इलाज के अपने बच्चे को रिक्लेम किया होता है। ऐसे लोग मौजूद होते हैं और वो बड़े फ़ख्र से मेरे साथ रब्ता करते हैं, कभी टेलीफोनिकली, कभी मिल के, कभी किसी तरह, और वो अपना ये कारनामा बताना चाहते हैं। और मैं बहुत गौर से उनकी ये सारी बातें सुनता हूँ कि कैसे किया आपने, क्योंकि और भी बड़े मसले होते हैं नशे के अलावा। कोई बाप बेटे के दरमियान मसला है, बाप ने हल कर दिया। कोई और मसला है मियाँ बीवी के दरमियान, खामद ने या बीवी ने हल कर दिया। तो मैं जानना चाहूँगा ना फितरी तौर पर कि कैसे किया भाई तुमने, ताकि मेरा एक्सपीरियंस हो, ताकि मैं किसी को कोई बात बता सकूं कि अच्छा यार यूँ होता है, लोग ऐसे करते हैं। जो प्रैक्टिकल बात होती है, लोग घरों में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। अगर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को इश्ताल दिलाना छोड़ दें, लेकिन पेरेंट्स समझते हैं कि अपने घड़े दी मच्छी है, उन्हें नाल जो मर्जी सलूक करिए। एनेबलिंग हमारी सोसाइटी में एंडेमिक है। ये सिर्फ माँ बाप नहीं करते, ये सोसाइटी एनेबलर है, ये सोसाइटी एनेबलिंग को प्रमोट करती है। और ये लाहौर में को पिछले दिनों उन्होंने 4000 बेगर्स पकड़े हैं, 4000 बेगर्स पकड़े हैं जो कि चौकों में मांगते थे, और पुलिस ने छापे मार मार के उनको पकड़ा है और 4000 पूरे किए हैं। और बहुत सारी एनजीओज़ ने इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया है कि वो क्यों पकड़ा है, उनको छोड़े ताकि वो मांगते रहे। आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्यों प्रोटेस्ट आया उनका? जी उन्होंने कहा कि जी ये किस दफ़ा के तहत आपने पकड़ा है, और गवर्नमेंट ने अगर उनको पकड़ा है तो फिर उनको गवर्नमेंट पैसे दे, और उनको छुड़ाने के लिए जो वकला की तंजीमें हैं वो मुतहरक हो गई हैं या कुछ हो गई हैं। तो ये अनेबलिंग है जो कि मुआशरा प्रमोट करता है, और ये उन लोगों की ज़रूरत है अनेबलिंग करना जो अनेबलिंग करते हैं। वो गरीबों की मदद नहीं कर रहे होते, वो अपनी मदद कर रहे होते हैं, वो अपना गिल्ट दूर कर रहे होते हैं। जब कोई फ़कीरों को पैसे देता है या किसी को पैसे देता है तो उसको मोहताज बनाता है, तो उस वक्त वो ये नहीं सोचता कि वो मोहताज बनेगा, उस वक्त वो ये सोचता है कि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। वो अपने हिसाब में वो नेक हो चुका होता है पैसे खर्च करने के बावजूद। बहुत सारे लोग हैं जो कि जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो 2 सीटों के दरमियान, अगली 2 सीटों के दरमियान उन्होंने 10-10 के नोट तय दर तय रखे होते हैं कि जहाँ भी फ़कीर हों उनको वो बांटते रहते हैं, और इसको बहुत अच्छा समझा जाता है। और इस वजह से पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, शायद इंडिया में हमारे मुल्क से भी ज़्यादा। ओल्ड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि चैरिटी बहुत अच्छी चीज़ है, पर न्यूअर कॉन्सेप्ट है कि ये अनेबलिंग है, ये रेस्क्यूइंग है। ये जो अनेबलिंग का लफ्ज़ यूज़ होता है, रेस्क्यूइंग का लफ्ज़ यूज़ होता है, और जिन मुल्कों ने ये शुरू की थी या जिन मुल्कों ने इसको परवान चढ़ाया था वो अब इसको छोड़ रहे। आपको याद है कि यूके चैम्पियन था, अनेबलिंग का चैम्पियन यूके था, अब यूके चैम्पियन होने से हट गया। यूके चैम्पियन था कि शाम को आके पैसे ले लें, अगर आप बेरोज़गार हैं। लोग इसलिए बेरोज़गार रहते थे कि उनको पैसे मिल जाते थे, और वो इस तरह के बहुत सारे काम करते थे। लेकिन फिर एक प्राइम मिनिस्टर आई थी यूके की जिसका नाम था मार्गरेट थैचर, और उसने आके सबसे पहले स्कूल में जो बच्चों का दूध होता था उसने बंद कराया था कि ये दूध स्कूलों का कोई काम नहीं, ये घर पी के आया करें दूध। और बड़े उसके ख़िलाफ़ जुलूस निकले थे, बड़े उसके ख़िलाफ़।
कि मिल्क स्नेचर, ये उसके नाम के साथ लग गया था। अच्छा, हम भी जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ फ्री का दूध मिलता था। दुनिया आगे निकल चुकी है, दुनिया बहुत तहजीब याफ्ता हो चुकी है और आज के ज़माने में हाई हैंडेडनेस नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती। आप देखिए इंडिया में शाहरुख खान का बेटा पकड़ा हुआ है, आज 5-6 दिन हो गए हैं, 7-8 दिन हो गए हैं, अभी तक उसकी बेल तक नहीं हो सकी, हालांकि उसे बॉलीवुड किंग कहा गया। जी, बेल ही रिजेक्ट हो गई है क्योंकि उसके पास नशा था और वो पार्टी कर रहे थे। हाँ, वहाँ उनका जो नेशनल ब्यूरो है, नेशनल ब्यूरो जो है, जो कि बड़ा सख्त अदारा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस चीज़ में स्टेक्स बड़े इन्वॉल्व होते हैं ना, उस चीज़ में अमेरिका भी अभी तक कामयाब नहीं हो सका। न्यूयॉर्क के अंदर एक इलाका ब्रॉन्क्स है और वहाँ पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ ड्रग्स जो हैं रैम्पेंट है और खुलेआम ड्रग ट्रेड होती है और पुलिस वहाँ जाने से डरती है क्योंकि माफियाज़ हैं। और पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक में भी ऐसी बात है। लेकिन मैं बता रहा था कि शाहरुख जो कि बहुत ही बाअसर शख्सियत है और आप यूँ समझ लें कि बॉलीवुड किंग नहीं है, वो इंडिया का किंग है जिसकी सारी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन उसके बेटे के पकड़े जाने से उसकी ज़िंदगी को नाकाबिले फरामोश धचका लगा। उसके जो करियर है वो आप समझे ख़त्म है। जितनी एडवर्टीज़मेंट्स थी जिनमें शाहरुख आया करता था वो आजकल ऑफ एयर है। आप मुझे बता सकते हैं कि भला वो ऑफ एयर क्यों हो गई है एकदम? जितनी जी उसकी रेपुटेशन नीचे आ गई है और जो एडवर्टाइज़र हैं उनका ख्याल है कि लोग अब इसको फॉलो नहीं करेंगे, लोग आजकल कम से कम इसकी बात पे कान नहीं धरेंगे कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और इम्कान है कि शाहरुख का करियर ख़त्म हो जाएगा उसके बेटे के इस मामले की वजह से। मैं ये बता रहा हूँ कि जो फैमिलीज़ अपने मसले को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लेती हैं, उन फैमिलीज़ में चंद रिवाज होते हैं जिनमें से 3 सरे फहरिस्त है। पहली बात यह है कि वो एनेबलर फैमिलीज़ नहीं होती। वो एक दूसरे के साथ जो लेन देन है मोहब्बत का या ज़िम्मेदारियों का, वो 100% साइंटिफिक बुनियादों पे रख रही होती हैं। वो लेन देन में यकीन रखती हैं, वो देन देन में यकीन नहीं रखती बल्कि लेन देन में यकीन रखती हैं। दूसरी बात, वो अक्सर मुझे ये बताते हैं कि वो बहुत कूल गुफ्तगू करते हैं, उनके घर में गुस्सा फ़ज़ा में नज़र नहीं आता, वो बहुत कूल गुफ्तगू करते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि ये फैमिलियाँ एक दूसरे का एहतसाब करने की आदी होती हैं। एक दूसरे का एहतसाब करना यानी हिसाब किताब करना, यानी एक दूसरे के साथ हक सच की बात करने की आदी होती हैं। उनमें झिझक और झाका नहीं होता। ये 3 बात। छोटा बड़े का करे, दाएं वाला बाएं का करे, बाएं वाला दाएं का करे, नीचे वाला ऊपर का करे, ऊपर वाला नीचे का करे। हम बात कर रहे हैं उन फैमिलीज़ की जो कि मसाइल को ख़ुद ही हल कर लेते हैं। जो ही मसाइल पैदा होते हैं वो उनको तेज़ी से हल कर लेते हैं और उनके ज़्यादा मसाइल पैदा भी नहीं होते, उनकी प्लेट भरी हुई नहीं होती है मसाइल से। तो ये 3 बातें, जिनमें से आखिरी बात सबसे अहम है कि वो एक दूसरे का एहतसाब कर सकते हैं, हक सच की बात कर सकते हैं और ऐसा वो अक्सर व बेशतर करते रहते हैं। अच्छा, दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी आजकल इसी पैमाने पे तोला जाता है। जो तीसरी बात है कि क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जूनियर किसी सीनियर का एहतसाब कर सकता है? क्या उसका हिसाब किताब कर सकता है? वो क्या अपने बॉस के पास जो जाके वो ये कह सकता है कि ये जो पॉलिसी है आपकी दुरुस्त नहीं है, इसके नुकसानात होंगे? क्या ये ऐसा कह सकता है? तो इस बुनियाद पर दुनिया के जो अदारे हैं उनको रेट किया जाता है और इससे ज़िंदगी खूबसूरत होती है। एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन की वजह से दुनिया संवर नहीं रही
और वो जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से दुनिया समझ नहीं रही, वो ये है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो आगे जाके हमें जन्नत मिलेगी। ये कन्फ्यूजन है। इसकी बजाय अगर यूं हो जाए कि हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी दुनिया संवर जाएगी, तो शायद दुनिया ज़्यादा तेज़ी से बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन अज़ल से ये कहा जाता रहा है कि अगर आप नेक हो जाएंगे सो कॉल्ड, या अच्छे काम करेंगे, तो आपको आगे चल के मरने के बाद जब आपको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो फिर आपको जन्नत मिलेगी। और इंसान हेयर एंड नाउ में बिलीव करते हैं। अगर उन्हें ये बताया जाए कि आप अच्छे काम करेंगे आज सुबह, तो आज सुबह ही फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा दोपहर और शाम को भी चलता रहेगा। ये जो अच्छे काम हैं, आखिर इनका कोई फौरी फ़ायदा होता है कि नहीं होता, यू हैव टू फाइंड इट आउट। ये आपने आप डिस्कवर करके देख लें कि कोई आप अच्छा काम करें और फिर आप बाद में हिसाब लगाएं कि इसका कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं। चाहे आप तन्हाई में अच्छा काम करें, कोई ना भी रिवॉर्ड अगर दे तो आपको अपने अंदर से रिवॉर्ड मिल रहा होता है। कोई बाहर से रिवॉर्ड ना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर से जो आवाज़ आती है। आज ही हम बात कर रहे थे, डॉक्टर एजाज कुरैशी और मैं बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब की, और वो बात ये थी कि कोई कुछ भी कहे इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पैंदा। यही बात थी ना। एक बात ये बहुत बड़ी खूबी की बात है कि कोई कुछ भी कह दे इमरान खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पैंदा, लेकिन इधर हम लोग हर वक्त इस धड़के में रहते हैं कि कोई गल ना कर दे। ये है ना आपका भी बहुत बड़ा मसला कि किसी को पता ना लग जाए। यानी पेशेंट हमारे पास होता है और फिर फैमिली को बताया कुछ और होता है, रिश्तेदारों को बताया कुछ और होता है, और ये बात हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है कि लोग क्या कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। वैसे ये खूबी की बात है। अब ये नहीं पता कि बाकी जो बातें उनमें हैं वो खूबी की बातें हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप और मैं इस तरह के हो जाएं कि लोगों की बातें करने से हमें कोई फ़र्क ना पड़े, और जब हम खुद अपने आप से बात करें तो इससे फ़र्क पड़े। यानी लोगों की बातों का हमें कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर हमारे अंदर से कोई बात उठे तो वो बात बड़ी असर रखने वाली होनी चाहिए कि अगर हमारा दिल कहता है कि ये ठीक नहीं है, तो उस बात को तो हम सुन लें, उस बात को अहमियत दें कि जब हमारे अंदर से ज़मीर की आवाज़ कोई उठे और हमें लगे कि ये बात ठीक है, और फिर उसका हम असर ले लें, उससे हमारी ज़िंदगी को बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लोगों की बातों का क्या है, लोग कभी ना कभी अच्छी बुरी बातें करते ही रहते हैं।